हेलो बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर मिल चुका होगा। जिस पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया मालदीव्स। आज हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान और इंडिया म्यांमार। रिलेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं पिछले टॉपिक के कंपैरिजन में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज बेस में सीरियस वैल्यू एडिशन कर सकूं। जो भी एडिशनल बातें होंगी अपार्ट फ्रॉम द पीपीटी जो इस वीडियो में है, उसके अलावा एडिशनल बातें भी मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कुछ बोर्ड पर भी कुछ बातें लिखूंगा। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे, कोशिश कीजिए कि पेन और पेपर लेकर बैठे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन करते जाए। ये लेक्चर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा। सो अ बिट ऑफ इंग्लिश एंड अ बिट ऑफ हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में ये मैं बोलूँगा, जिससे आपको समझने में बहुत परेशानी ना हो। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो भी समझ सके और आपका कंसेप्शन इंडिया और उसके नेबरहुड के इन बायलैटरल टाइज को लेकर क्लियर हो सके। तो फर्स्ट बायलैटरल टाइज हमारे सामने है इंडिया एंड बांग्लादेश। Bangladesh as a nation came into existence in December 1971. बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में क्यों आया और कैसे आया? मार्च 1971 में पाक मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन सर्चलाइट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बंगालीज, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वर किल्ड बाय पाक मिलिट्री। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में हमें पोग्राम या जिनोसाइड का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि जिसमें मोर देन 5 मिलियन पीपल वर किल्ड। ऑफिशियल अकाउंट ऑफ बांग्लादेश सेज दैट अंडर ऑपरेशन सर्चलाइट more than 3 million people were killed, but unofficial account says that more than 5 million Bengalis, both Hindus and Muslims, were killed by Pak military under Operation Searchlight, and more than 1 million women were violated. They were raped and then they were killed. तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं देखने को मिलती है। When Operation Searchlight was launched by Pak military, then government of India had no option because millions and millions of Bangladeshis started fleeing into India. So government of India entered into Bangladesh and a war for Bangladeshi liberation began. And then in December 1971, Bangladesh as a nation came into existence, and India was the first country to diplomatically recognize Bangladesh. So बांग्लादेश के साथ हमारा हिस्टोरिकल टाइज है और एक इमोशनल कनेक्ट भी है, लेकिन इस बायलैटरल टाइज में ग्रेट पैराडॉक्स भी है। ग्रेट पैराडॉक्स क्यों है? बिकॉज बांग्लादेश एज अ नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस due to India's efforts. It was because of India that Bangladesh came into existence. Eastern Pakistan became Bangladesh. But today, India does not enjoy an all-party consensus in Bangladesh. क्यों ऐसा है? Because there are mainly two political parties in Bangladesh. One is Begum Khalida Sheikh Hasina Wajid's Awami League, which was the party was formed by Sheikh Mujibur Rahman, her father. And second political party is Bangladeshi Nationalist Party, which is supported by 𝐏𝐇𝐘𝐒। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट जमात इस्लामी करती है। हमारे लिए क्यों, मैंने आपसे कहा कि ये ग्रेट पैराडॉक्स है। हमारी वजह से बांग्लादेश एज अ नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट आयरनी ये है दैट इंडिया डज नॉट एंजॉय एन ऑल पार्टी कंसेंसस इन बांग्लादेश, and China, which resisted the creation of Bangladesh for a very long time, today enjoys an all-party consensus. जब भी BNP पावर में आती है सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी, तो बांग्लादेश में एंटी इंडियन एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जब भी अवामी लीग पावर में होती है तो बांग्लादेश में एंटी इंडियन एक्टिविटीज नहीं होती है। इसीलिए रिसेंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा दैट इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट so that Sheikh Hasina Wajid should remain Bangladeshi Prime Minister.
लास्ट ये थर्ड टर्म है शेख हसीना वाजिद का, लास्ट 12 ईयर्स से शेख हसीना वाजिद ही बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव विटनेस्ड improvement in bilateral ties, a great warmth in bilateral ties, and no Indian activities are being taking place from Bangladeshi territory today. लेकिन इसके साथ साथ we must not forget one thing, that China has very deeply penetrated Bangladesh. In fact, China is having presence, massive presence in Bangladesh. Chinese investors have invested more than $30 billion in Bangladesh's textile industry, and it is because of their investment that today Bangladesh has come to emerge as one of the textile hotspot of the world. In fact, it is certainly one of the hotspot of Asia. It can also be considered as one of the textile hotspots of the world because of the kind of investments that have been made by Chinese businessmen, Chinese industries. So let us discuss about briefly those slides. So I have mentioned here in these slides that Bangladeshi liberation movement, it began in 1971. You can mention here about Operation Searchlight. That Operation Searchlight, which came into existence, Operation Searchlight of Pak military, that began in March 1971, in which I told you that millions and millions of Bengali Hindus and Muslims both were killed. And it was because of Operation Searchlight that millions of Bangladeshis or people of Eastern Pakistan, they started fleeing into India. And India was left with no option but to intervene in Bangladesh. उसके बाद मैंने आपसे कहा कि then Bangladesh का independence was declared in December 1971. Now, declaration of this independence of Bangladesh in December 1971, it brought significant changes in bilateral ties between India and Bangladesh. So that is why I have mentioned here that we share bonds of history, culture, and other things. In fact, language is also common. Bangla language is being spoken there in entire Bengal province, undivided Bengal province. और उसके बाद 1905 में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे that Bangladesh came into that Eastern Bengal came into existence, partition of Bengal happened. So उसके बाद मैंने यहाँ पर मेंशन किया है that बांग्लादेश के साथ हम ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री है जो इंडिया किसी भी कंट्री के साथ शेयर करता है. And then I have mentioned here that Bangladesh is India's closest partner in South Asia. In fact, Bangladesh के साथ जो हमारा relationship है वो economic ties की जब हम बात करते हैं, so it is more deep in comparison to any other countries. But then, as it happens with any bilateral ties, with Bangladesh also we have a number of areas of cooperation, and we have a number of challenges in ties with Bangladesh as well. So what are those areas of cooperation with Bangladesh, and what are those challenges in case of Bangladesh? So I mentioned here that power remains an important area of cooperation between the two countries, and Indian businessmen like Adani Group has invested thousands of crores of rupees in Bangladesh's power sector. So one important area of cooperation between the two is power. Second area is connectivity. Now, why connectivity area is important between India and Bangladesh? Connectivity is an important area of cooperation because entire northeastern states of India are connected with the rest of India only through Siliguri corridor, which is also known as Chicken Neck corridor. याद रखिएगा इस बात को, that Siliguri corridor or Chicken Neck corridor connects northeastern states of India with the rest of India. अब यहाँ पर इशू क्या है? पूरा का पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कॉरिडोर रेस्ट ऑफ द इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है. आज़ादी के पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते थे, जो प्रेजेंट टाइम का त्रिपुरा है या प्रेजेंट टाइम का मिजोरम है, प्रेजेंट टाइम का नागालैंड है, मणिपुर है. यहाँ तक पहुंचने के कई सारे रास्ते थे ब्रिटिश इंडिया में. लेकिन उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, एंड देन
hostility between India and Pakistan continued. That is why India, all the connectivity routes to India's northeastern states got lost, except the Siliguri corridor or Chicken Neck corridor that connects northeastern states with the rest of India. आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हमें त्रिपुरा जैसे स्टेट तक पहुंचना है तो आपको क्या ये बात पता है कि त्रिपुरा चिकन नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 1763 किलोमीटर दूर है। 1763 किलोमीटर अगर आप माउंटेनियस टेरेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माउंटेनियस एरियाज में 1763 किलोमीटर, वो भी उस एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यंग हिमालयाज हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हर दिन होती है, ये डेली अकरेंस होता है। ये ऑलमोस्ट प्लेन एरिया के से ट्रिपल टाइम आपको लगेगा 1763 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में। That is why a number of connectivity projects have been undertaken by India. So I have mentioned here that both the governments are restoring pre-1965 rail link that existed between India and Bangladesh. And both countries are committed for early implementation of this Bangladesh, नेपाल एंड इंडिया BBIN अग्रीमेंट। यहाँ से भूटान बाहर आ चुका है इस BBIN नेटवर्क से। क्यों भूटान बाहर आया है? साइटिंग डोमेस्टिक एंड environmental concerns, Bhutan has come out of this BBIN network. This BBIN network is a motor vehicle agreement that will provide seamless connectivity, among these countries. So it will help in enhancing people-to-people cooperation, people-to-people contact, cultural cooperation, economic cooperation, because this motor vehicle agreement will provide seamless connectivity among India, Bangladesh and Nepal. As I told you that Bhutan has already come out of this motor vehicle agreement, citing domestic and environmental concerns. Then I mentioned here that Bangladesh has granted permission to India to use its inland route. अब यहाँ पर दो जहाँ हम बांग्लादेश के waterways को use कर सकते हैं for transshipment of goods to northeastern states. So, a number of such projects have already been undertaken by India, which I have mentioned here. Like one is Kaladan multimodal transit project. Now, and second project is, first project is connectivity project is Kaladan project. Now, this Kaladan project, it will connect Kolkata port with Sitwe port of Bangladesh. India's Kolkata port will be connected with Sitwe port of Myanmar, Sitwe port of Myanmar, rather Chittagong port of Bangladesh. Chittagong port of Bangladesh. Now this, let us not discuss about Kaladan project right now. इंडो-म्यांमार रिलेशनशिप में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले हम बांग्लादेश के साथ के रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। कोलकाता पोर्ट विल कनेक्टेड विथ चिटागोंग पोर्ट। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि त्रिपुरा तक पहुंचने का हमारे पास केवल एक रास्ता है और वो है चिकन नेक कॉरिडोर एंड द डिस्टेंस इज 1763 किलोमीटर। ये हमारे सामने एक चैलेंज है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको त्रिपुरा तक जाना है चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अथॉरिटीज। लेकिन अगर चिटागोंग को, कोलकाता से चिटागोंग को कनेक्ट करके और चिटागोंग से थ्रू रेल रोड नेटवर्क्स, ये केवल 270 किलोमीटर है त्रिपुरा का अगरतला, अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सामान पहुंचाया जा सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि सी बेस्ड ट्रेड में हमेशा आप ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैरी कर सकते हैं, लैंड बेस्ड ट्रेड में और रेल बेस्ड ट्रेड में कम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोलकाता पोर्ट को चिटागोंग से कनेक्ट करेंगे और चिटागोंग से केवल 270 किलोमीटर्स है त्रिपुरा थ्रू रेल रोड नेटवर्क्स, इसीलिए ये वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, जो मैंने आपसे कहा कि मैं म्यांमार में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसमें कोलकाता पोर्ट को सितवे से कनेक्ट किया जाएगा म्यांमार के एक पोर्ट से। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हम खत्म करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा that India's northeastern states are connected with the rest of India only through Siliguri corridor or Siliguri corridor or Chicken Neck corridor. दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट पर हमारे बीच में कोऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस एट मल्टीपल लेवल. क्यों कोऑपरेशन ऑन द इशू ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एट मल्टीपल लेवल? उसके पीछे रीजन है. उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा इशू है इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन. दैट्स अ फेवरेट एरिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन मेंस. A number of times they have asked question related to illegal migration into India. So illegal migration from Bangladesh into India. यहाँ थोड़ा सा history आपको समझना होगा. At the time of India's independence, two boundary commissions were constituted. One, first boundary commission that was constituted between India and Bangladesh was what you call, between India and Pakistan, between India and Pakistan was a boundary commission between India and Western Pakistan and boundary commission for India and Eastern Pakistan. India और ईस्ट पाकिस्तान के लिए जो बाउंड्री कमीशन था that was named as Bengal Boundary Commission. बंगाल बाउंड्री कमीशन ने at the time of partition of India remark किया था. It remarked that this boundary is extremely porous and artificial and the issue of management of this boundary will always remain before both India and Pakistan. And that proved true. आज के समय में भी हमारे सामने बाउंड्री के मैनेजमेंट को लेकर चैलेंजेस हैं. Why? Because of the porous nature of Indo-Bangladesh boundary. तो एक बड़ा इशू है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन. अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि इलीगल माइग्रेशन दोनों के बीच में होता क्यों है. दोनों के बीच में इलीगल माइग्रेशन के पीछे कारण ये है कि बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर. Now, what do we mean by push factor? Push मतलब pressure. So, pressure क्या है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में religious persecution होता है, political persecution होता है, employment की कमी है, educational और medical facilities की कमी है, lack of agricultural land है, unavailability of agricultural land है because of high population density. Pull factor मतलब इंडिया की तरफ attraction क्या है? आसानी से इंडिया में आपको लोअर लेवल का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, बांग्लादेश से बेहतर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. दूसरा, तीसरा, इस पूरे के पूरे एरिया में बांग्लादेश से बेहतर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाता है, प्लस इंडिया में आसानी से आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिल जाता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में इलीगल माइग्रेशन होता है. यू मे आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ मेनी बांग्लादेशीज आर लिविंग इलीगल इन इंडिया? I have no idea. And it's a very unfortunate situation that how many Bangladeshis are living illegally in India. India has got no data. So, border management, it remains an important area of cooperation between India and Bangladesh. Then, we also have military defense cooperation with each other. So, I have mentioned here about India providing lines of credit and the military exercises that is important for prelims. Military exercises like Sampriti and Milan, Milan that takes place between India and Bangladesh. That's an important area of cooperation, but most important area of cooperation is with respect to border management between India and Bangladesh. Then we also have the cooperation with respect to tourism, like medical patients from Bangladesh coming into India. So, medical tourism is an obviously important area of cooperation. Why? Because medical cost in India is comparatively a lot lesser than its western counterpart. मतलब जिस डेंटिस्ट का फीस हिंदुस्तान में 500 रुपये होगा और आपके दांत के दर्द को ख़त्म कर सकता है, सेम डेंटिस्ट का फीस अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो $500 होगा. तो आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से भी लोग हिंदुस्तान में आते हैं. तो मेडिकल टूरिज्म ऑब्वियसली एक बड़ा अट्रैक्टिव फील्ड है जहां हम पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स इंडिया. एंड देन आई हैव मेंशन हियर अबाउट कनेक्टिविटी. ऑलरेडी मैं कनेक्टिविटी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट हाउ न्यू रेलवे लिंक्स हैव बीन started between India and Bangladesh. We are restoring pre-1965 rail link. Bangladesh has granted permission to its inland route
और उसके बाद मैंने कोलकाता पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट के कनेक्टिविटी के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया. एंड देन वी ऑल्सो हैव कल्चरल कोऑपरेशन विथ ईच अदर. क्यों कल्चरल कोऑपरेशन है? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, then Indian yoga, Kathak, all these are very popular in Bangladesh. That is why both countries would be that in 2021 both countries commemorated 50th anniversary of the Liberation War. 50वां साल 2021 में दोनों countries ने celebrate किया. And then as I told you that cooperation between India and Bangladesh, it greatly you can see cooperation between India and Bangladesh. Why? Because India helped Bangladesh in coming into existence. Whenever Awami League comes into power, relationship between India and Bangladesh, it improves greatly. और जब भी अवामी लीग पावर में नहीं होती है उस समय रिलेशनशिप दोनों के बीच में खराब हो जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली सेड कि ये इंडिया के इंटरेस्ट में है दैट शेख हसीना वाजिद शुड रिमेन बांग्लादेश इज प्राइम मिनिस्टर. देन आई हैव मेंशन्ड हियर देन अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप. इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप का थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट्स अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं. That both India and Nepal, they shared historical ties, civilizational links, and relationship between India and Nepal, it goes back to pre-independence phase, that when thousands and thousands of, in fact, you will find that Nepal getting mentioned in Indian epics like Mahabharata. महाभारता में जो विराट राज्य था, वो विराट राज्य था क्या? वो विराट राज्य आज का नेपाल ही था. तो जो कल्चरल कनेक्ट है उसकी हिस्ट्री हम देखते हैं. इट गोज बैक टू एंशिएंट पीरियड. सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया एंड नेपाल इज हैविंग कल्चरल रिलेशनशिप एंड सिविलाइजेशनल लिंक्स. दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो ओपन बॉर्डर की शुरुआत 1816 में हुई थी थ्रू ट्रीटी ऑफ सगौली. तो अगर आप ट्रीटी ऑफ सगौली की बात करते हैं 1816 में you can mention here somewhere that through Treaty of Sagauli 1816 that formal open border began. Formal open border began between British India and Nepal. ये एंग्लो नेपलीज वॉर के बाद ये ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 वाली, जिसमें फॉर्मल ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बिगैन. Formal open border between India and Nepal began. So it is an important neighbors, and then we have also mentioned here that the link of Buddhism is always there. That Buddha was born in Lumbini, but I call Buddha as an Indian and not as a Nepali. Why? Because Buddha's birthplace was India and not Nepal. As long as he was in Lumbini, Buddha was Prince Siddhartha. Prince Siddhartha became Buddha only when he attained enlightenment at Bodh Gaya. So that is why I call India as the birthplace of Lord Buddha and not Nepal, because Lord Siddhartha became Buddha only when Lord Siddhartha attained enlightenment at Bodh Gaya. So I mentioned here about Treaty of Peace and friendship between India and Nepal. एक बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रीटी है ना दोनों के बीच में, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं. एंड व्हाट आर दोज प्रोविजंस? दोज प्रोविजंस आर, वन, फर्स्ट, दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन राणास who were the rulers at that point of time of Nepal, de facto ruler. King was not the actual ruler. De facto rulers were people of Rana dynasty. So the treaty was signed between Indian ambassador and Ranas. That is why in Nepal later on people said that how come a sovereign nation could sign a treaty with the ambassador of another country. तो उसमें कहा कि इन हिंदुस्तान शायद बिग ब्रदरली एटीट्यूड रखता है in dealing with Nepal, and that was criticized a lot in Nepal. उस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या थे? उस ट्रीटी के प्रोविजंस थे
that a Nepali citizen can come to India, they can acquire property. An Indian citizen can go to Nepal, they can also acquire property, and their properties will have the same legal status. Pehla point. Dusra, a Nepali citizen can come to India, they can also apply for government job like an Indian citizen. But this facility was not given to an Indian citizen. Why? Because India is a big nation. So perhaps that was the reason that this facility was not given to India. Now this Treaty of Peace and Friendship, it also recognized the Treaty of Sugauli that recognized formal open border between India and Nepal. So, formal open border between India and Nepal continued even after India's independence. And then I have mentioned here that the problem issues with the treaty, that it was signed between Rana ruler and India considered Nepal as unequal and small. क्यों? क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई थी वो रानाज के बीच में और इंडियन एम्बेसडर के बीच में साइन हुई थी. तो एज एन इंडियन मुझे भी ये बहुत बुरा लगेगा अगर इंडिया कोई ट्रीटी साइन करे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन एम्बेसडर के बीच में ट्रीटी साइन हो. क्यों? क्योंकि फिर मुझे ये फील होगा कि शायद इंडिया को इक्वल पार्टनर अमेरिका नहीं मानता है, इसीलिए अमेरिकन एम्बेसडर ने वो ट्रीटी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन किया है. मुझे भी बुरा लगेगा, हालांकि ऐसा कभी हमारी कंट्री में हुआ नहीं है. तो नेपलीज दे ऑलवेज डिस्पाइज दिस ट्रीटी. अकॉर्डिंग टू देम the treaty was signed between Ranas, who were at that point of time de facto ruler of Nepal, and Indian official, Indian ambassador. So they considered this treaty as an equal treaty. They believe that India does not give Nepal does not consider Nepal as an equal partner. Rather, it considers Nepal as a small, unequal, and weak nation. And then I have mentioned here that significance of Nepal for India. As I told you that Nepal shares boundary with 5 Indian states. These things are important for prelims examination. Analysis is important for mains examination. So those Indian states are Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, and Sikkim. And as regards to cultural cooperation, I told you that relationship between India and Nepal, it goes back to since Mahabharata time, since time immemorial, that cultural connect between India and Nepal has been taking place. Now, significance of Nepal for India. Nepal is a buffer state for India. Now, what is the meaning of buffer state? A state that exists between two powers, a state that exists between two hostile neighbors. So Nepal is a buffer state. It's a Himalayan kingdom that lies between India and China. So these two big giants, their hostilities gets minimized because of the presence of Nepal in between. So that is why Nepal is known as the buffer state against any possible aggression from China. And rivers originating from Nepal feed the perennial river system of India in terms of ecology and hydropower potential. And obviously, as I told you about religious sites, so that remains an important area of cooperation between India and Nepal. And then I have mentioned here about developments in Indo-Nepal relationship over the years about trade and economy. One of the important thing which you need to mark here is that transit agreement between India and Nepal that was signed. It gives Nepal access to two Indian ports, namely access to two Indian ports, namely one. फर्स्ट इंडियन पोर्ट कौन सा है? फर्स्ट इंडियन पोर्ट है जो इंडिया को जो नेपाल को एक्सेस देता है इस कोलकाता पोर्ट. ट्रीटी के हिसाब से वो कोलकाता पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं. और सेकेंड वन इज जो इंडिया उनको आउटसाइड द ट्रीटी जाकर के एक्सेस देता है, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट. यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इंडिया नेपाल का नेचुरल पार्टनर है. आप बोलेंगे कैसे?
The nearest port from Nepalese territory is Kolkata port, that is only 700 kilometers away from Nepalese territory. And second port is Visakhapatnam port, that is 1100 kilometers away. आप कहेंगे सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है that in 2018 Nepal and China signed a trade and transit treaty under which China agreed to give Nepal access to 4 Chinese ports. But the nearest Chinese port is 2500 kilometers away from Nepalese territory. इतना ही नहीं, जो नियरेस्ट चाइनीज पोर्ट है वो 2500 किलोमीटर दूर है, बीच में पूरा माउंटेनियस एरिया है जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर नेपाल ने वो ट्रांजिट ट्रीटी किया क्यों था? बेसिकली इंडिया को ये डराने के लिए कि अगर तुम कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में हमारे सामने क्रिएट करोगे तो हम चाइना की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इंडिया और नेपाल का नेचुरल टाइज है। ऐसा नेपाल ने क्यों किया था? क्योंकि 2015 में बिहार और यूपी वाले एरिया में बिकॉज ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट ऑफ मधेसीज, जो बिहार और यूपी से लगा हुआ बाउंड्री है वहाँ पे मधेसीज रहते, जिनका बिहार और यूपी से बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है, उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ और नेपाल के हजारों हजार ट्रक बिहार और यूपी में ही खड़े रह गए महीनों तक। दैट कॉज्ड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन नेपाल। नेपाल को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान फ्यूचर में हमको पोर्ट तक का एक्सेस भी देने से मना कर दे। सो इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव और उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी किया। लेकिन बाद में इंडिया ने आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू नेपाल, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड टू नेपाल, और हमने नेपाल को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये नेचुरल टाइज है, वी डू नॉट इंटेंड टू डोमिनेट नेपाल। और इंडिया ने भी जो अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी वाला अप्रोच था ना, डोमिनेट करने वाला, उस अप्रोच को छोड़ दिया। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप इट इम्प्रूव्ड ग्रेटली बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। और ये जो ट्रांजिट एग्रीमेंट था बिटवीन द टू कंट्रीज दैट फर्दर cemented bilateral ties between India and Nepal. There is absolutely no denying this fact. So Nepal's economy is greatly dependent on India. In fact, नेपाल की इकोनॉमी हिंदुस्तान पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि नेपाल को हर चीज़ के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड रहना होता है, हर चीज़ के लिए। And then I have mentioned here about political relationship that I have mentioned here that Nepal-India relations are in a sense much more than the sum of the treaties and agreements concluded between the two countries. There is a tremendous amount of political goodwill, trust between the two countries. आज के डेट में इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मैलिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी तरफ से आउटरीच प्रोग्राम चलाया है सो दैट नेपाल वुड नॉट फॉल इनटू द चाइनीज ट्रैप। एंड देन आई हैव मेंशन्ड हियर अबाउट some famous visit, जो recent टाइम में some famous visit हुआ है and a number of major developments have taken place। जैसे कुछ मेजर डेवलपमेंट हुआ है, हम कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में कर रहे हैं, जैसे अरुण 3 पर इंडिया 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, अरुण 4 पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे उनका ये कहना है कि इंडिया कोई भी पावर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं करता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडिया कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं करता है, और ये केवल नेपाल का इशू नहीं है, इंडिया के सारे नेबर्स का ये कहना है कि इंडिया कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं कंप्लीट करता है। बट ऑफ लेट इंडियाज अप्रोच हैज गॉट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड, और हम सारे पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सबको टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स। एंड देन अगर आप इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशनशिप को रिसेंट टाइम में देखेंगे तो हम बुद्धिस्ट हेरिटेज को लगातार हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और कुछ सिस्टर सिटी हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे नेपाल, जैसे आप देखेंगे तो जनकपुर जो नेपाल में है, जनकपुर माता सीता के जन्मस्थली है, और अयोध्या, दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सिस्टर सिटीज के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस और काठमांडू को, क्यों? लॉर्ड शिवा की सिटी है, पाशुपतिनाथ और बनारस। तो बेसिकली इंडिया रामायण सर्किट्स डेवलप कर रहा है कि लॉर्ड रामा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाए, जिससे नेपालीज लोगों को अट्रैक्ट किया जाए।
लॉर्ड बुधा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हिंदुस्तान लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है टू इम्प्रूव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. A number of infrastructure projects in recent years have been taken by India, especially in bordering areas to improve connectivity. जैसे बनारस से ककरवाहा तक का रोड, जनकपुर रेलवे लाइन, अयोध्या से काठमांडू तक का बस सर्विस, that those who want to go to Kathmandu they can easily go and those who want to come to Ayodhya they can easily come. अभी थोड़े दिन पहले एक चीज पर कन्फ्लिक्ट हुआ था, कन्फ्लिक्ट रादर मैं उसको नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉर्ड रामा वाज अ नेपाली, बट लेट अस नॉट गेट इनटू फॉल इनटू कन्फ्लिक्ट. सेलिब्रेट दिस फैक्ट दैट माता सीता वाज फ्रॉम नेपाल एंड लॉर्ड रामा वाज फ्रॉम इंडिया. तो ऐसे भी अगर आप हिंदुइज्म के एंगल से देखते हैं सो देयर इज स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक. एक तरफ पाशुपतिनाथ है और दूसरी तरफ बनारस है, वाराणसी है. सो अगेन यू हैव कल्चरल कनेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. तो एंड देन आई हैव मेंशन अबाउट कनेक्टिविटी इश्यूज कि जिसमें कनेक्टिविटी इश्यूज में मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स 1950 ट्रीटी के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में मैंने आपको मेंशन किया है. एंड then India is trying to develop waterways, India is trying to develop, I have already mentioned with you about BVI and motor vehicle agreement जिसमें नेपाल भी एक पार्टनर है. So India, Bangladesh, Nepal, that will promote seamless connectivity between these two countries and it will also help in improving economic ties, cultural ties, people to people contact between India and Nepal. And then वाटर रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. कारण क्या है? क्योंकि कोशी रिवर की वजह से इंडिया के बिहार स्टेट में इट विटनेसेस कॉन्स्टेंट फ्लडिंग लाइक सिचुएशन. तो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट वाटर कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं सो फर्स्ट वन इज कोशी ट्रीटी दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड द टू साइड्स अग्रीड टू मैनेज कोसी फ्लडिंग. क्योंकि कोसी फ्लडिंग की वजह से बिहार का मेजर एरिया इट गेट्स फ्लडेड on yearly basis. And then we have Gandak River Treaty जिसमें both countries are to utilize water from the Gandak River to generate 20,000 megawatts of electricity. So hydropower cooperation or water resource cooperation is an important area of cooperation. And then I have also mentioned here that Mahakali Treaty that was signed between India and Nepal, and India has agreed to undertake the creation of 3 dams at Sarda, Tanakpur and Pancheshwar. लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में ऑलरेडी 1996 में अग्रीमेंट हो चुका है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सो फार दीज डैम्स हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया. इसलिए नेपाल लगातार ये इंडिया के ऊपर एक्यूजेशन लगाता रहता है कि वो हाइड्रो पावर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जानबूझकर इंडिया डिले करता है. क्यों हम पास्ट में ऐसा करते रहे हैं? I have no idea, but none of the projects have been that have been started by India in the past, India could complete. तो ये हमारे लिए एक बड़ा इशू रहा है, maybe because of the kind of bureaucratic system we have. And then I mentioned here about the hydropower project. I already told you about Arun 3 hydropower project, जो 2019 में अरुण 3 में 900 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है. और फिर अरुण 4 प्रोजेक्ट्स पर भी ऑलरेडी काम चलना शुरू हो गया दोनों कंट्री के बीच में. एंड देन आई हैव मेंशन हियर अबाउट द कल्चरल कोऑपरेशन. ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच you can use in your answer as well, and it is also important for prelims point of view that India has signed 3 sister city agreement with Nepal. यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है that with which of the following country or with which of the country India has signed 3 sister city agreement. सिस्टर सिटी में मतलब दोनों सिटीज के बीच में कल्चरल कनेक्ट है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट काठमांडू एंड वाराणसी, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा. लुम्बिनी एंड बोध गया, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉर्ड बुधा. जनकपुर एंड अयोध्या, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉर्ड रामा एंड माता सीता, दैट देयर इज अ कनेक्ट. तो इसीलिए ये ट्विनिंग ऑफ दिस सिटी हुआ है. ये एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए पॉइंट हो सकता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. दैट
3 sister city agreement have been signed with Nepal. ये आपको याद रहेगा. लॉर्ड शिवा को कनेक्ट किया है, बनारस को कनेक्ट किया है काठमांडू से, लॉर्ड पशुपतिनाथ. जनकपुर माता सीता की जन्म भूमि है, उसको अयोध्या लॉर्ड रामा की जन्मभूमि से कनेक्ट किया गया है. लॉर्ड बुद्धा की जन्मभूमि बोध गया और सिद्धार्था की जन्मभूमि लुम्बिनी, दोनों को कनेक्ट किया गया है. एंड देन आई हैव मेंशन्ड हियर about that great amount of cultural cooperation can be seen between India and Nepal. और कल्चरल कनेक्ट का कोई एक कारण नहीं है कि आज का कल्चरल कनेक्ट है. It goes back to the period of Lord Buddha and even before that Lord Rama, then in Mahabharata, since time immemorial it goes on. And then military cooperation में एक important बात आपको याद रखना है, that military exercise between India and Nepal is Surya Kiran. और important point क्या है, that Indian Army General is given the position of honorary general in Nepali Army and Nepali Army General is given the position of honorary general in Indian Army. ये point ध्यान में रखने वाला है, that Indian Army General is given honorary position in Nepali Army and Nepali Army General is given honorary position in Indian Army. And then I mentioned here about cooperation in the areas of education, that students are being given a scholarship, then Bhimrao Ambedkar Chair for Buddhist Studies, Lumbini Buddhist University. बेसिकली हम बुद्धिस्ट टाइज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. एंड देन अदर टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर. नाउ अनदर फैक्टर इज चाइना फैक्टर इन इंडिया एंड नेपाल टाइज. क्या है चाइना फैक्टर? China has already made deep inroad in Nepal. In fact, there are a number of schools in Nepal that have started offering Mandarin language, Chinese language. Confucius Center has already been opened. Confucius was a Chinese philosopher, जहाँ Confucius की teachings पढ़ाई जाती हैं. So Confucius cultural centers have been opened in many parts of Nepal. कुछ experts का ये कहना है that very carefully, very strategically, China has almost muscled out India from Nepal, though I don't endorse this view. So far they have invested more than $10 billion in Nepalese economy. लेकिन आपको ये बात मानना होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो लिंक है ना, that is a natural link and that cannot be replaced by Chinese. क्यों? क्योंकि नेपाल के बॉर्डर से तिब्बत स्टार्ट होता है. तिब्बत से लहासा तक अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे ना, तो दैट विल कॉस्ट चाइना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दैट विल नॉट बी अ कमर्शियली वायबल रोड. तो इसीलिए रिसेंटली जो हिमालयन रेलवेज की बात चल रही थी, नेपाल ने कहा कि नहीं, ये हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अननेसेसरली हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा, इकोनॉमिकली बर्डन आ जाएगा. चाइना ने जहां भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं स्मॉलर नेशन में, मोस्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स हम बिकम लाइक वाइट एलिफेंट, कि जो कमर्शियली वायबल नहीं है. और अगर कोई प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. तो इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि चाइना इंडिया को रिप्लेस कर देगा नेपाल में. क्यों? क्योंकि उनका कल्चरल लिंक इंडिया के साथ बहुत नेचुरल है. उनका जो ज्योग्राफिकल लिंक है इंडिया के साथ वो नेचुरल है, लेकिन चाइना के साथ उनका ज्योग्राफिकल लिंक नॉर्मल नहीं है. आपको तिब्बत काठमांडू से अगर लहासा को कनेक्ट किया जाता है, दैट विल कॉस्ट बोथ नेपाल एंड चाइना टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. क्या नेपाल इस पेमेंट को करने वाले कंडीशन में है? ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन नेपाल का है? तो फिर यहाँ पर नेपाल क्यों चाइना की तरफ जा रहा है? परहैप्स दे इंटेंड टू गिव इंडिया मैसेज दैट दे हैव गॉट चाइनीज ऑप्शन एज वेल. अगर इंडिया अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी को छोड़ के, और नेपाल जैसा इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में किया है, और नेपाल के साथ हम डीपली कोलैबोरेट करते हैं, तो उनको चाइना ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है ना. चाइना ऑप्शन इज नॉट कमर्शियली वायबल फॉर नेपाल. उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है वो. तुम $20 बिलियन लगा करके अगर काठमांडू और लहासा को कनेक्ट करते हो, दैट वोंट बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि उस पूरे तिब्बतन प्लेट्यू पे फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स यू विल नॉट फाइंड अ ट्रेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ऐसे ऐसे स्ट्रेच है जहां कोई इंसान नहीं है. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे एरिया में नहीं बन सकता है जहां हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक आपको इंसान नहीं दिखते हैं. क्यों? क्योंकि रोड्स और एक्सप्रेसवेज के लिए जरूरी होता है कि एक विलेजेस का और सिटीज का लिंकेजेस होना चाहिए.
Otherwise, those projects, if those projects are not strategic, those projects will become very much like what you call white elephant project, जो नेपाल जैसे फ्रेजाइल इकोनॉमी के ऊपर अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन डालना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऑफ लेट they have tried to mend the fences, they have tried to improve ties with India, and India has also tried to improve ties with Nepal, क्योंकि दोनों ये बात जानते हैं कि दोनों के बीच में एक नेचुरल कनेक्ट है, एक नेचुरल लिंक है, और चाइनीज इस नेचुरल लिंक को नहीं तोड़ सकते हैं। अब जैसे नेपाल को अगर पोर्ट तक जाना है तो नियरेस्ट इंडियन पोर्ट इज ओनली 700 किलोमीटर्स अवे, जो कोलकाता पोर्ट है, एंड नियरेस्ट एंड सेकेंड नियरेस्ट वन इज विशाखापट्टनम पोर्ट, दैट इज हार्डली 1100 किलोमीटर्स अवे। लेकिन अगर तुमको नियरेस्ट चाइनीज पोर्ट तक जाना है दैट इज 2500 किलोमीटर्स अवे, और बाकी के सारे पोर्ट तो 28, 3000 किलोमीटर एंड 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये एक चैलेंज है। एंड देन सो आई मेंशन हियर अबाउट चाइना फैक्टर। सो आई डोंट थिंक दैट चाइना फैक्टर इज गोइंग टू रिप्लेस इंडिया फ्रॉम नेपालीज स्कीम ऑफ थिंग्स। देन आई हैव मेंशन हियर दैट in China factor, I've already discussed with you in detail. Now, दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या क्या है? दोनों के बीच अगर रिसेंट टाइम में आप डिस्प्यूट देखेंगे तो पहला डिस्प्यूट है दैट ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड चाइनीज इंटरवेंशन, जो इंडिया के लेवरेज को काफ़ी हद तक डिक्लाइन करता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा दैट आउटरीच प्रोग्राम ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी बैलेंस द होल सिचुएशन इन रिसेंट ईयर्स, पिछले एक आध साल में। और दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। जैसे 2020 में ये डिस्प्यूट सामने आया था दैट इंडिया कंस्ट्रक्टेड अ रोड नियर लिपू लेक एरिया, जो काला पानी और लिपू लेक को कनेक्ट करने वाला रोड हिंदुस्तान ने बनाया था। उसके बाद नेपालीज पार्लियामेंट वेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्टेटेड दैट इंटायर काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी यधुरा, दिस ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी यधुरा, ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल ने कहा कि ये इंडियन एरिया है। ये ध्यान में रखेंगे, दिस एंटायर एरिया इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। सो एंड देन चैलेंजेस में हम लोगों ने ऑलरेडी चैलेंजेस में डिस्कस किया हुआ है कि अनइक्वल रिलेशनशिप एंड इंडिया जो टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को इम्पोज करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा मानना है कि दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? बिकॉज इट्स अ फॉर्मल ओपन बॉर्डर एंड बॉर्डर इज एक्सट्रीमली पोरस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। दैट इज वाई केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर इज वेरी फ्रिक्वेंट। जैसे ये बहुत लंबे समय तक चला that criminals, they used to commit crime in UP and Bihar and they used to run into Nepal, and criminals, they used to commit crime in Nepal and they used to come to UP and Bihar. So because of porous borders, so supply of trained cadres, और बहुत लंबे समय तक नक्सलाइट्स ने भी इस एरिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। बट ऑफ लेट these activities have tackled to a great extent. हमारे लिए नेपाल में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? पहला वे फॉरवर्ड हमारे लिए होना चाहिए that India needs to do away with the muscular diplomacy. हमें muscular diplomacy की इस एरिया में ज़रूरत नहीं है। Unnecessarily नेपाल को dominate करने की ज़रूरत नहीं है। So I have mentioned here that India needs to have a sensitive and generous partner approach for the neighborhood first policy to take root. Rhetoric और territorial nationalism की ज़रूरत नहीं है। कोऑपरेशन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल टाइज को दोनों कंट्रीज के बीच में हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। So that's about India and Nepal relationship. Now next bilateral ties is India and Bhutan relationship. India and Bhutan, they share 669 kilometer long boundary with each others. Bhutan is India's closest partner in South Asia. Both countries are also having, like Indo-Nepal border, both countries are also having this what you call open border, and the tradition of formal open border between the two countries, it began with Treaty of Punakha. दोनों के बीच में formal open border है that began with Treaty of Punakha that was signed between Bhutanese Kingdom and British India.
in 1910 this treaty of Punakha, जहां से फॉर्मल ओपन बॉर्डर की शुरुआत होती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, सॉरी इंडिया एंड भूटान। फॉर्मल ओपन बॉर्डर मतलब ओपन बॉर्डर तो उससे पहले भी था, लेकिन फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज किया गया 1910 में थ्रू ट्रीटी ऑफ पुनाखा। एंड देन आई हैव मेंशन्ड हियर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया एंड भूटान वर एस्टैब्लिश्ड इन 1968। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जानने की, दैट भूटान इज not having diplomatic relations with any other country. Bhutan is having its embassy only in New Delhi. Through that embassy only, it conducts its external ties with other countries. But China has been vehemently trying to establish diplomatic ties between India and diplomatic ties with Bhutan. दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट रिप्लेस्ड ट्रीटी ऑफ पुनाखा 1949 में। 1949 की ये ट्रीटी ये कहता है दैट इंडिया इज अ गाइडिंग पार्टनर फॉर भूटान। जो 1949 वाली ट्रीटी थी वो कहता है कि इंडिया इज अ गाइडिंग पार्टनर फॉर भूटान। अब गाइडिंग पार्टनर वर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया का अपर हैंड है। दैट इज वाई ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ भूटान आई हैव मेंशन्ड हियर that under the treaty India and Bhutan have agreed to have an open border and have agreed to extend national treatment to each others. And Article 2 states that Government of India would undertake to exercise no interference in the internal administration of Bhutan, and Government of Bhutan agrees to be guided by the advice of the Government of India regarding its external relations. In fact, इसकी शुरुआत ट्रीटी ऑफ पुनाखा से ही हुई थी, when Bhutan surrendered its external autonomy before British India and retained its internal autonomy. British India internal matters में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन external matters would be taken care of by British India. इसके बदले में भूटान का डिफेंस भी ब्रिटिश इंडिया ही देखेगा। and that position continued even after India's independence through Treaty of Peace and Friendship 1949. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि भूटान के एडवाइस पर रिवीजन ऑफ 1949 ट्रीटी हैपेंड। आप कहेंगे सर रिवीजन ऑफ द ट्रीटी क्यों हुआ? क्योंकि पिछला ट्रीटी ये कहता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949, दैट इंडिया इज अ गाइडिंग पार्टनर इन इंडो भूटान रिलेशनशिप। नाउ द टर्म गाइडिंग पार्टनर वाज ड्रॉप्ड अंडर दिस रिवीजन ऑफ द ट्रीटी and it encouraged Bhutan's sovereignty, abolishing the need to take India's guidance on foreign policy, and stated that India and Bhutan will cooperate with each other on matters of national security, and Bhutan no longer require India's approval over importing of arms. तुमको जिससे हथियार खरीदना है अब तुम खरीद सकते हो। इंडिया और भूटान का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? भूटान का हमारे लिए सिग्निफिकेंस है कीपिंग इन व्यू चाइना। तो भूटान और चाइना के बीच में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एंड इफ दोज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर रिसॉल्व्ड, सर्टेन एरियाज, इफ दोज एरियाज आर बीइंग गिवन टू चाइना, so that will increase India's vulnerabilities, India's strategic dilemma, and that will increase China's offensive capability. कैसे? अगर वो अग्रीमेंट हो जाता है चाइना और भूटान के बीच में जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो इंटायर चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया would come under Chinese line of fire. Entire Chicken Neck corridor of India would come under Chinese line of fire. अब क्या है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा है कि वॉर की कंडीशन में चाइनीज वुड कट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। आप कहेंगे ऐसे कैसे कट ऑफ कर देंगे? वॉर के समय में रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री तो होता ही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक डिलेमा को रिसॉल्व करना चाहती है। जब वो प्रॉब्लम आएगी तब आप उसको रिसॉल्व नहीं करते हैं, आप पहले से उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू हियर। तो भूटान का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? भूटान एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जैसे नेपाल एक्ट्स एज अ बफर, एंड इट शेयर बाउंड्रीज विद 4 इंडियन स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एंड security of Bhutan's present border, especially its western border, is very important for India. क्यों? ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। Then I have mentioned here that areas of cooperation. First one is the trade. यहाँ ट्रेड में आपको एक बात जाननी होगी कि भूटान का 5-year plan, it is started on the advice of India only.
भूटान के 12th 5-year plan में India gave 4,500 crore rupees for 12th 5-year plan of Bhutan. So first and second 5-year plans of Bhutan were completely financed by India. Remember that first and second 5-year plans were completely financed by India, and subsequent plans of Bhutan were partially financed by India. क्यों? क्योंकि इंडिया भूटान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहता था. 12th 5-year प्लान में इंडिया ग्रांटेड 4,500 crore rupees to Bhutan. So economic assistance has also been granted by India to Bhutan. I have mentioned here about 4,500 crore rupees. इसके पीछे शायद ये भी रीजन था, so that Bhutan would not enter into border dispute resolution with China. तो आपको कुछ स्पेशल कंसेशन तो देने ही होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन दोनों के बीच में है वो है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन. भूटान का 3 सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज ताल, चुखा एंड कुरीचू. ये नोट्स ये यहां नहीं लिखा हुआ है पीपीटी में. एंड कुरीचू, these 3 हाइड्रो पावर projects have been constructed by India. Point number 1. Point number 2, recently Mangdechu hydropower project, which I have mentioned here on Mangdechu river, that is again being constructed by India. It is an important area of cooperation between India and Bhutan, क्योंकि भूटान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सबसे बड़ा जो सोर्स है, इनफैक्ट भूटान के लिए फॉरेन करेंसी का सबसे बड़ा सोर्स यही है. और then I mentioned here about border management की secretary level mechanism है. border management के लिए बड़ा close cooperation भी चलता है between India and Bhutan. Educational cooperation multiple level पर है. Bhutanese students come to India on a scholarship. In fact आपके लिए बड़ा surprising होगा जानना कि लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर भूटानीज सिविल सर्विसेज के लोग आकर के और इंडियन ऑफिसर्स के साथ ट्रेन करते हैं. और देन आई मेंशन हियर अबाउट एजुकेशनल कोऑपरेशन अक्रॉस द इंडिया. सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भूटान के बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं. भूटानीज स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं. और कल्चरल कोऑपरेशन, ऑब्वियसली दैट बुद्धिस्ट linkages that binds both the countries together greatly, and people to people contact also we have. India and Bhutan security cooperation. I mentioned here that Indian military training team unit in Har district of Bhutan. India also provides training to army officers of Bhutan in India. In fact मैंने आपसे ये भी कहा कि सिविल सर्विसेज की ही पूरी ट्रेनिंग लवासना में होती है भूटान की. एंड देन ऑपरेशन ऑल क्लियर. ये ऑपरेशन ऑल क्लियर क्यों हुआ था लॉन्च इन 2003 and 4? Because a number of insurgent groups from India's northeastern states like National Democratic Front of Bodoland, Kamtapur Liberation Organization, United Liberation Front of Assam, वो सब इंडिया और भूटान के ओपन बॉर्डर का मिसयूज करते थे और भूटान की टेरिटरी से ही वो ऑपरेट करते थे. उसके बाद इंडिया के रिक्वेस्ट पर 2003-4 में भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया और majority of these insurgent organizations, they were flushed out of Bhutan's territory. So I mentioned here about this operation all clear. आज के डेट में हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग एरिया नहीं है. And then we also have multilateral partnership, जहाँ इंडिया और भूटान दोनों सार्क के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर हैं, बिम्स्टेक के मेंबर हैं. और BBIN अग्रीमेंट से भूटान, जैसा मैंने आपको पहले कहा बांग्लादेश वाले चैप्टर में, has come out citing domestic and environmental concerns. And then I mentioned about some topics like Indian Prime Minister's visit to Bhutan in 2014. आपको इनफैक्ट जान करके हैरानी होगी, when Narendra Modi became India's Prime Minister, so after swearing in ceremony, Bhutan became the first country of visit by Prime Minister Narendra Modi. So that shows the kind of importance India attaches to its ties with Bhutan. And then I mentioned about that India has agreed to establish a power bank in Bhutan in future.
देन यू हैव चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस ओपन बॉर्डर का मिसयूज, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उल्फा, तीनों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जो लगातार इसका यूज करते थे ओपन बॉर्डर का। और दूसरा, भूटान में ग्रोइंग फीलिंग है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और हमारे इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि क्यों न चाइना के साथ कोलैबोरेशन और ज़्यादा फ्यूचर में इंक्रीज किया जाए। देन मोटर व्हीकल अग्रीमेंट से भूटान बाहर आ गया, जो मैंने आपसे कहा कि भूटान के अपर हाउस ने साइटिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न और भूटान का कंसर्न रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स पावर प्रोजेक्ट। और थर्ड, स्ट्रैटेजिक, चाइनाज कॉन्टिन्यूअस क्लेम टू इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज। चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भूटान के साथ अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को तो रिसॉल्व करे, और लेकिन इंडिया के प्रेशर में वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है दैट वी नीड टू कंप्लीट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, 1, वी नीड टू improve government to government level ties, 3, we need to encourage more people to people contact, 4th, cultural cooperation between Bhutan and India should increase. The next topic is India and Myanmar. So next topic is इंडिया एंड म्यांमार। बैकग्राउंड क्या है इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप में, और म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रिमेंबर दैट म्यांमार विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचना है तो म्यांमार इज गेटवे ऑफ इंडियाज इंटरैक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया। Myanmar is the only country of Southeast Asia with which India shares both land as well as maritime ties, maritime boundary. इसीलिए इंडिया म्यांमार में किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के बड़ा बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच अपनाता है। इंडिया म्यांमार में चाहे मिलिट्री रूल क्यों ना आ जाए, इंडिया नेवर क्रिटिसाइजेस। रीजन क्या है? रीजन ये है दैट म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स। 1, पूरे इंडो म्यांमार बाउंड्री पर लश ग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वजह से वी शेयर अ बाउंड्री ऑफ 1643 किलोमीटर्स विद म्यांमार। वो सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेट एरिया है, हाइड आउट्स हैं, जिस उस एरिया में सारे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसी पर्टिकुलर एरिया से ऑपरेट करते हैं। अभी क्या है कि उस एरिया में अगर इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो सब इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर एरिया से ही ऑपरेट करते हैं। अगर दोनों कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन खराब हुआ तो म्यांमार उन इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस को के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा ना, पहली दिक्कत हो जाएगी हमारे सामने। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास केवल एक रास्ता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर। तो हम मणिपुर तक कैसे पहुंचेंगे, नागालैंड तक कैसे पहुंचेंगे, मिजोरम तक कैसे पहुंचेंगे, और इन स्टेट्स के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को खत्म करके और यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, इंडिया इज ऑन द एज ऑफ गोल्डन ट्रायंगल रीजन। गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को। यहाँ पर हीरोइन की का प्रोडक्शन होता है, और इंडिया के मणिपुर में एक टाउन है इंडो म्यांमार बाउंड्री पर, मुरेह। मुरेह के थ्रू वो इंडिया में एंटर करते हैं, देन दे एंटर ड्रग्स इनटू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो म्यांमार के थ्रू ही हम उस ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, डेवलपमेंट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ अगर एक्सटेंसिव टाइज अचीव करना है तो म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस रिसेंटली जापान हैज कॉल्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। दैट इज व्हाई दे हैव अलोकेटेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगेन, ये कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का तभी बनेगा जब म्यांमार से होते हुए हम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया तक पहुंचे, जो इंडिया पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए सबको कनेक्ट करेगा। Therein lies the significance of Myanmar for India. So in fact, I would say that entire Act East policy of India would lose its meaning without Myanmar. That is why Myanmar is important for India. And then I have mentioned about the Treaty of Peace and Friendship in 1951, and
कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, स्पिरिचुअल मदरलैंड जो वो इंडिया को बोलते हैं बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट लिंकेजेस. नाउ मिलिट्री कू हैपेंड इन 2021 एंड इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? वेरी मेजर्ड. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा इंडिया हैज वॉक्ड अ फाइन लाइन. इंडिया ने उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया. अगर इंडिया ओपनली ये बोलता कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए तो मिलिट्री रूलर्स हमें कंप्लीटली साइडलाइन कर देते और वहां चाइना अगेन कुड हैव ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज. म्यांमार में गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो चाहते हैं कि इंडिया वहां एक ऑल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे एंड इट विल हेल्प म्यांमारीज इन बैलेंसिंग आउट चाइना इन म्यांमार. Therein lies the significance of India for them. So that is why India adopted a very measured approach in expressing its concern. And उसके पीछे क्या रीजन था कि हिंदुस्तान को the main justification of engaging with Myanmar's military is that it ensures security of India's northeast. जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर म्यांमार न चाहे, हमारे रिलेशनशिप म्यांमार के साथ अगर खराब हो जाए तो इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विल वंस अगेन स्टार्ट बर्निंग. ये हम नहीं चाहते क्योंकि इंडो म्यांमार बॉर्डर इज फुल ऑफ लश ग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अभी दिक्कत ये है कि वहाँ से बड़े आराम से इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेंगे एंड दे विल क्रिएट ट्रबल फॉर इंडिया. एंड देन आई हैव मेंशन्ड हियर अबाउट इंडियाज स्टैंड ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स कि जैसे रजिस्टर्ड जैसे रोहिंग्याज इशू पर भी हमने कभी भी म्यांमार के अगेंस्ट स्टैंड लेने की कोशिश नहीं की, म्यांमार को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की. एंड देन चाइना एंगल कि चाइना ने जो वैक्यूम फिल कर दिया है ना म्यांमार के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से, इंडिया नहीं चाहता है कि चाइना का वहाँ ज़्यादा डीप इनरोड बने. म्यांमारीज भी ये चाहते हैं कि इंडिया उनको बैलेंस आउट करे. तो चाइना एंगल इज सर्टेनली देयर इन इंडो म्यांमार रिलेशनशिप. They are having great economic ties with each others. And then I have mentioned here about the economic cooperation between India and Myanmar, that how a number of Indian projects have been started in Myanmar. जैसे तामुक कलेबा रोड, ये आज़ाद हिंद फौज, आपको जान के हैरानी होगी, इसी तामुक कलेबा रोड से उसने आज़ाद हिंद फौज ने इंटर किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जो नेताजी की सेना थी. इनफैक्ट इस पर एक वेब सीरीज बनी है, फॉरगॉटन हीरो. कभी आपको मौका मिले तो आप देखेंगे. आई थिंक इट इज़ ऑन अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स. बड़ा शानदार वेब सीरीज है, इसमें तामू कलेबर रोड के बारे में बताया हुआ है. देन इंडिया हैव आल्सो कंस्ट्रक्टेड री-टिडिम रोड एंड आई डिस्कस्ड विद यू अबाउट दिस इंपॉर्टेंट कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. ये कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट करेगा. कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेगा, सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेगा और सितवे पोर्ट से वाया कालाधन रिवर एंड देन वाया रोड गुड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू 100 किलोमीटर का रोड है. गुड्स विल बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू इंडियाज स्टेट्स लाइक मिजोरम. इससे मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 स्टेट के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को हम एंड करने वाले कंडीशन में पहुंचेंगे. तो एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमी, अ ब्रॉडर व्यू, बायलैटरल टाइज. So these are factual information. You can have a look at it. And then developmental cooperation. कि जैसे मैंने मेंशन किया है, डेवलपमेंट असिस्टेंस लाइक $1.75 बिलियन, सागर विजन. उसके बाद इंडिया म्यांमार को लगातार, म्यांमार में चाइना को इन्फ्लुएंस, चाइना के प्रेजेंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया हैज़ बीन टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स. एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, म्यांमार आसियान का मेंबर है, बिम्स्टेक का भी मेंबर है, मेकोंग गंगा का भी मेंबर है और सार्क में ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है. इंडिया और म्यांमार बिम्स्टेक के मेंबर हैं और मेकोंग गंगा के मेंबर हैं. इन दोनों कोऑपरेशन के मेंबर हैं. इंडिया आसियान का मेंबर बनना चाहता है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आर आल्सो देयर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. एंड देन सिक्योरिटी रिस्क एंड चैलेंजेस आई हैव मेंशन्ड हियर, दैट रोहिंग्या क्राइसिस, पोरस इंडो-म्यांमार बॉर्डर एंड इंक्रीजिंग Chinese influence in the region are the challenges. And then way forward क्या होना चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए,
With existing government, we need to go for constructive engagement. We need to promote cultural cooperation. We need to promote people to people cooperation between India and Nepal. India and Myanmar, people to people cooperation between the two countries. So that's about the second part of India and her neighborhood. I hope you enjoyed this topic. This topic will give you a broad overview about India's relationship with its neighborhood. You can go through both the parts. Both the parts will give you very significant information about India's relationship with its neighborhood, and both the part will also help you out greatly in improving India's ties and will also help you out greatly in developing an understanding about India's relationship with the region. So that's all about this part 2. So thank you. So I hope you enjoyed the session, and thank you very much.